हेलो व्यूअर्स। एक्चुअली आज मैं एक टॉपिक कवर करने वाला हूं जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, और व्यूअर्स मैं ये चाहता हूं कि प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली टिल एंड, और ये सारे वीडियोस देखने के बाद अपने टेक्स्ट बुक से कुछ एग्जांपल्स लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, बिकॉज वी ऑल नो दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19, so physically we cannot attend our schools and lectures, so I am trying to convey some important topics here, so please इस वीडियो को लास्ट तक देखो और मैं कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स मैं तुमको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूं। सो व्यूअर्स, हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास एटीएम होता है और उस एटीएम पिन होता है जिसके अंदर 4 नंबर्स होते हैं, 4 नंबर्स होते हैं, 4 नंबर्स, और ये नंबर्स तुम भूल चुके हो। फिर तुम ये अपने पेरेंट को फोन लगाते हो और बोलते हो कि मम्मी और पापा को कि मम्मा मैं भूल चुका हूं मेरे एटीएम का पिन नंबर, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो? तो तुम्हारी मम्मा बोलती है कि नो, मेरे को एग्जैक्टली तो नंबर याद नहीं है, पर हाँ एग्जैक्ट पिन तो याद नहीं है, बट उसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स थे वो मेरे को याद है। तो तुमको बोलती है कि उसके अंदर था 4 5 6 8। मैंने ऐसे रैंडमली चूज कर लिया। तुमको तुम्हारी मम्मा ने बोला कि ये 4 डिजिट्स तो पक्के ही तुम्हारे एटीएम पिन में थे। फिर अब तुम क्या करोगे? अब ये हमारा एग्जैक्ट पिन तो नहीं है, ये हमारा एग्जैक्ट एटीएम पिन तो नहीं है, बट स्टिल हम इसके अंदर से अपना एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली देखिए जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज अगर हम एटीएम में 1-2 बार गलत पिन डालते हैं तो हमारा एटीएम 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है। बट स्टिल मैं तुमको ट्राई कर रहा हूं समझाने की कि अब हमारे पास 4 डिजिट्स तो मिल चुके हैं, लेकिन हम उससे अपना एटीएम पिन जनरेट कैसे करें? ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करना शुरू करेंगे। जैसे देखो यहां पे क्या, पहले मैं सिंपली लिख देता हूं 4 5 6 8। ये एक पिन है। अब हमने एटीएम को डाला, ये पिन हमको, इससे हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। फिर हम क्या करते हैं, इस नंबर को रीअरेंज करते हैं और मैं लिख देता हूं 5 4 8 6। फिर से नहीं मिला। फिर मैं लिख देता हूं 5 4 6 8। अभी भी कुछ नहीं मिला। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे ही पॉसिबल अरेंजमेंट्स लिख देता हूं यहां पे। फिर हो जाएगा 5 6 8 4। फिर हो जाएगा 5 6 4 8। फिर हो जाएगा 6 5 4 8। ऐसा ये चलता रहेगा। सो ये हम इन 4 डिजिट्स का यूज करके हम यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हम बहुत सारे अरेंजमेंट्स में पिन्स जनरेट कर सकते हैं। सो हम ऐसे ट्राई करते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमको हमारा एटीएम पिन मिल जाएगा। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज डिस्कस कर रहे हैं हम, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। सो पहले हम समझ लेते हैं परमुटेशन होता क्या है। देखो, परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे कि हमारे पास मान लो 3 वर्ड्स है, वो थिंग्स जो मैंने बोला है डेफिनेशन में, वो थिंग्स कुछ भी हो सकते हैं। कोई नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है। सो हम पहले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 लेटर्स है, मान लो ACT, ये क्या है, हमारे पास 3 लेटर्स है। हम क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज करेंगे डिफरेंट ऑर्डर्स में। तो हमें क्या है, देखो यहाँ पे मैंने उसमें एक ऑर्डर यूज किया। उस ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ACT यूज किया तो एक वर्ड बन चुका है एक्ट। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं CAT, इसको क्या लिखता हूं CAT, तो ये क्या बन गया है, कैट। तो हमने क्या किया, देखो इसके ऑर्डर्स को चेंज किया तो हमें एक अलग वर्ड मिल गया। कुछ एक और भी हो सकता है TAC। इस तरीके से हम अलग अलग इन सारे तीनों लेटर्स का यूज करके अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं, विथ और विदाउट मीनिंग। बिकॉज यहाँ पे पहले 2 वर्ड्स का तो मीनिंग है, पर इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, बट स्टिल ये एक वर्ड है, ये एक अरेंजमेंट है। सो परमुटेशन इज ए अरेंजमेंट ऑफ अ थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। नाउ व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि मैं कॉम्बिनेशन का एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और उन 25 स्टूडेंट में से मैं 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ
सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो वो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब क्या होता है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। लाइक कोई मान लो 5 बॉयज या गर्ल्स है, उसमें से हम ये नहीं कर सकते कि पहला वो है पहला ये है, उस तरीके से हमें इसमें वो मैटर नहीं करता। बस हमें क्या है, हमें 5 स्टूडेंट्स से चूज करने हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास 14 प्लेयर्स है और उस 14 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं। सो वो जो 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन, बिकॉज हम यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं देख रहे हैं कि उस हमने प्लेयर 1 को सिलेक्ट किया पहले या प्लेयर 2 को सिलेक्ट किया, हम बस सिलेक्ट कर लेंगे 11 प्लेयर्स को। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है, और उस प्रिंसिपल का नाम होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, और जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है, फर्स्ट पार्ट ये होता है कि जैसे हमारे पास एक टास्क है, और उस टास्क के 2 प्रोसेस है। उस टास्क के कितने प्रोसेस है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। ओके, और क्या होता है कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये दोनों टास्क का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। मींस ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ये दूसरे से। अब मैं इसका एक एग्जांपल भी लूंगा, पहले इस तरीके से समझ लो कि ये दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट है। जैसे कि देखो, इस प्रोसेस P1 को करने के लिए हमारे पास m मेथड्स है, और इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास n मेथड है, और हमको पता है कि इस टास्क को करने के लिए इन दोनों टास्क का होना बहुत कंपलसरी है। लाइक किसी भी, अगर जैसे कि हमने कहा कि इस P2 को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैंने इस M को नेग्लेक्ट कर दिया और सिर्फ इस प्रोसेस किया तो भी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो ये इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेथड्स कितने होंगे, वो होंगे m इंटू n। मतलब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास m इंटू n वेज होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो तुम एक हॉल के बाहर खड़े हो, तुम एक रूम के बाहर खड़े हो या हॉल के बाहर खड़े हो, और उस रूम के अंदर 5 डोर्स हैं। उस रूम के अंदर कितने डोर्स हैं, 5 डोर्स हैं। और तुम्हें क्या करना है, उस रूम के अंदर जाके बाहर आना है। बट कंडीशन इज कि जिस गेट से या जिस डोर से तुम अंदर गए हो उस डोर से बाहर नहीं आ सकते। जैसे देखो, मान लो हमारे पास ये 5 डोर्स है, ये हमारे पास कितने डोर्स है, 5, D1, D2, D3, D4 एंड D5। ये 5 डोर्स है हमारे पास, ठीक है, और तुम बाहर खड़े हो। अब तुमको क्या टास्क दिया गया है कि तुम्हें इस हॉल के अंदर जाके बाहर आना है, बट कंडीशन इज कि जिस डोर से तुम अंदर गए हो उस डोर से बाहर नहीं आ सकते। तो देखो, मान लेते हैं हम कि हम D1 डोर से अंदर गए हैं। हम कौन से डोर से गए हैं अंदर, D1 डोर से। अब मैं D1 डोर से अंदर जा चुका हूं, ओके। अब हम हॉल के अंदर है, ठीक है। अब तुम्हें बाहर आना है, बट कंडीशन इज जिस डोर से तुम अंदर गए उससे बाहर नहीं आ सकते। सो D1, अब ये D1 तुम्हारे ऑप्शन के अंदर नहीं है। सो हमारे पास अब कितने तरीके बचे हैं, 4 तरीके बचे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, तो यहां पे तुम्हारे पास, मैं यहां पे लिस्ट बना देता हूं, फिर देख लेंगे हम। लाइक तुम अंदर गए, ये है गोइंग इनवर्ड्स, मीन्स तुम रूम के अंदर जा रहे हो, एंड कमिंग आउटवर्ड्स, ओके। तुम कौन से गए हो, D1 से अंदर गए हो। बाहर आने के लिए तुम्हारे पास कितने प्रोसेस है, कितने सारे डोर्स अवेलेबल है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। वो क्या है, D2, D3, D4, D5, है ना। अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे यहां पे तो क्या बनेगा, D1, D2, D1, D3, D1, D4, D1, D5,
कितने ऑर्डर पेयर्स बने हमारे पास? 4, 1 2 3 4। अब देखो अब क्या है, अब तुम D1 अंदर से चले गए, अब दूसरा ऑप्शन भी तो तुम्हारे पास अवेलेबल है क्या? तुम D2 डोर से अंदर जाओ। किससे जाओ? D2 डोर से। तो फिर तुम किससे गए हो? D2 डोर से गए हो। अब तुम इस वाले डोर से अंदर गए हो, तो बाहर आने के लिए तुम्हारे पास कौन कौन से डोर्स अवेलेबल है? ये D1, D3, D4 एंड D5। D1, D3, D4 एंड D5। अगर हम इन सब का ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा? D2, D1 मीन्स जो पहला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है तुम अंदर गए हो, और दूसरा एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उससे तुम बाहर आए हो। तो D2, D1 एंड D2, D3 एंड D2, D4, D2, D5। अब भी कितने बने हैं हमारे पास? 4 ऑर्डर पेयर बने हैं। तो अभी तक कितने बन चुके हैं ऑर्डर पेयर्स? 4 + 4। अब हम क्या करेंगे? D3 का लेकर के बनाएंगे, D4 का लेकर के बनाएंगे और D5 का लेकर के बनाएंगे। तो हम सबको ऐड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा? 20 वेज आएंगे। और उसको देखो, इसको 20 वेज आए, हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। लेकिन अगर हम इसका यूज करते कि हमें फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के फर्स्ट तरीके का यूज करते, देखो हमारे पास अंदर जाने के लिए कितने डोर्स अवेलेबल हैं? 5 डोर्स अवेलेबल है। और बाहर आने के लिए कितने डोर्स अवेलेबल है? ओनली 4 डोर्स, बिकॉज उनमें से एक डोर का यूज मैं कर चुका हूं। सो कंप्लीटिंग दिस टास्क मीन्स नंबर ऑफ ways to complete this task, we have 5 into 4 means 20 ways। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। अब तुम इसके और एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे कि मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल छोड़ के जा रहा हूं और उसका तुम आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताना। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और उस ट्रेन 3 प्लेसेस है हमारे पास, A, B एंड C। ट्रेन नहीं है, मतलब मैंने ऐसा बोला था, तुम्हारे 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, और इन तीनों प्लेसेस पे मतलब हम ऐसे जा सकते हैं, A हमें C प्लेस तक पहुंचना है वाया B। तो क्या होता है? A से B जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं और B से C जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। तो आंसर बताना है तुमको कि हम A से C तक कितने तरीकों से पहुंच सकते हैं। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गाइस प्लीज मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताना। ओके, नाउ वी विल मूव टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज लाइक हमारे पास एक टास्क है और अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी हमारे पास 2 चीजें हैं, 2 प्रोसेस हैं, P1 एंड P2। बट यहां पे क्या है कि अगर हमने, और इस P1 को कंप्लीट करने का हमारे पास है M वेज और इस P2 को कंप्लीट करने के लिए है हमारे पास N वेज। बट यहां पे हमारे पास एक ये कंडीशन है कि अगर हमने सिर्फ P1 को ही किया, अगर हमने सिर्फ प्रोसेस P1 को ही फॉलो किया तो भी हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमने सिर्फ P2 को कंप्लीट किया तो भी हमारा टास्क क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो प्रोसेस P1 है और ये प्रोसेस P2 है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर हमने किसी एक को भी चूज कर लिया तो वो टास्क हमारा कंप्लीट माना जाएगा। देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि हम कहीं पे भी रेस्टोरेंट जैसे कि मैकडॉनल्ड्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे हम ऑफर्स देखते हैं। हम क्या देखते हैं? वहां पे ऑफर्स देखते हैं। तो क्या होता है वहां पे, या तो तुम 2 चीजें होती हैं, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक में, ओके, सॉफ्ट ड्रिंक में तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। सॉफ्ट ड्रिंक में तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है कोक, सेकेंड पेप्सी एंड थर्ड फेंटा। ये तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और दूसरा है बर्गर में, बर्गर के भी 3 टाइप्स है, ओके, बर्गर 1, बर्गर 2 एंड बर्गर 3। ये 3 बर्गर्स तुम्हारे पास
अवेलेबल है। बट अभी क्या है, ये ऑफर ऐसा है कि तुम इन सॉफ्ट, या तो तुम सॉफ्ट ड्रिंक्स चूज कर सकते हो या सिर्फ बर्गर चूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास अब कितने तरीके हो गए हैं। अब देखो, अगर तुम सॉफ्ट ड्रिंक चूज करते हो तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। और यहां पे क्या है, बर्गर को चूज करने के लिए भी तुम्हारे पास कितनी चीजें अवेलेबल है, 3 चीजें ऑप्शंस में है। तो अब बताओ, तुमको इस ऑफर्स को मतलब अवेल कराने के लिए तुम्हारे पास कितने तरीके हो गए, 3+3। या तो तुम इन तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, या फिर तुम इन तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। दोनों तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑफर समझ में आया सबको, मीन्स ये कोई एग्जाम्पल समझ में आया। लाइक अब इसको नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीटिंग दिस टास्क इज 3+3 = 6। देखो, जब अब हमने 2 केसेस के बारे में बात किया। ठीक है, पहला केस ये था कि तुम्हारे पास कोई एक टास्क है, उस टास्क को तुम्हें 2 प्रोसेस के थ्रू करना है। ठीक है, और उसमें क्या है कि प्रोसेस 1 इज डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस 2 एंड वी हैव m वेज, हमारे पास m तरीके हैं प्रोसेस 1 को करने के, एंड वी हैव n वेज टू डू प्रोसेस 2। तो अब हमें इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है। सो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ कंप्लीटिंग दिस टास्क विल बी m × n। अब क्या सेकंड केस में क्या होता है कि सेम हमारे पास कोई टास्क है, उसको भी हम प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में कर सकते हैं। बट यहां पे क्या है, प्रोसेस 1 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस 2, therefore the number of ways of completing task 2 is in second case is m+n। सो आई होप तुमको ये वीडियोस में जो भी कंटेंट है वो समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को फॉर्मुलेट कर सकूं कुछ एग्जांपल्स लेके। अभी तक जो भी हमने किया है वो किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी है हमको। ठीक है, मैं बस ऐसे ही हम फंडामेंटल्स का यूज करके हम ट्राई कर रहे हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझ सके। सो मैंने इस वीडियो में तुमको परमुटेशन क्या होता है वो समझा दिया, कॉम्बिनेशन क्या होता है वो समझा दिया। मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के दो डेफिनेशंस है वो समझा दिए। अब तुम इस थियरी के ऊपर गाइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।